क्वांटम टेक्नोलॉजी क्वांटम बेस्ड होता है आकाश जी। ये जो कंप्यूटर्स होते हैं ना, ठीक है, तो जो क्वांटम पदार्थ होते हैं, एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है ना, तो जैसे हमारा जो सुपर कंप्यूटर होता है, नॉर्मल कंप्यूटर होता है, तो जैसे आप अपने यहाँ लैपटॉप वगैरह सिस्टम इस्तेमाल करते हो, तो आप देखते हो कि आपके कंप्यूटर की जो फैसिलिटी होती है आपके मोबाइल पे अवेलेबल है, ठीक है। तो उसी तरीके से जब बहुत सारे कंप्यूटर के प्रोसेसर को नियर अबाउट कम से कम 36 या 37 प्रोसेसर को पैरेलल वेव में जोड़कर एक कंप्यूटर बना जाता है, तो उसको हम बोलते हैं सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो सुपर कंप्यूटर और नॉर्मल कंप्यूटर में जो तुलना होती है वो उनके स्पीड्स को लेकर होती है, गणना को लेकर होती है। अब इसी सुपर कंप्यूटर की जो अगली श्रेणी है वो है आपका क्वांटम कंप्यूटर, जो कि क्वांटम सिद्धांत पे काम करता है। क्वांटम जो कॉन्सेप्ट होता है ये आपके इलेक्ट्रॉन के स्पिन पे यानी उसके चक्रण पे निर्भर करता है, और जब इस इलेक्ट्रॉन के स्पिन पे निर्भर करता है तो इसमें जो डाटा ट्रांसफर होता है वो बहुत तेजी में होता है। और आप इतना समझ लो कि जिस गणना को सुपर कंप्यूटर को करने में 10 साल लग जाएंगे, उसी गणना को हमारा जो क्वांटम कंप्यूटर है वो लगभग 10 सेकंड में कर लेगा। और इस क्वांटम कंप्यूटर के क्षेत्र में अभी हाल ही में पिछले साल गूगल ने एक क्वांटम सुप्रीमेसी जारी की है, यानी क्वांटम कंप्यूटर के फील्ड में वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और चाइना ने भी क्वांटम थ्योरी के आधार पर ही क्वांटम टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए अपनी एक सैटेलाइट को भी छोड़ा है, ठीक है ना। तो जो क्वांटम कॉन्सेप्ट या क्वांटम टेक्नोलॉजी होता है ये इलेक्ट्रॉन के स्पिन पर आधारित होता है, उनके चक्रण पर आधारित होता है, ठीक है। ये क्या है घानी खामा सर, मतलब नहीं आकाश जी, डीआरडीओ अभी क्वांटम कंप्यूटर यूज नहीं कर रहा है। क्वांटम कंप्यूटर के क्षेत्र में हमारी जो संस्थाएं होती हैं वो कार्य कर रही है, ठीक। जैसे जो सीडेक संस्था है पुणे में, विजय भटकर भारत के सुपर कंप्यूटर के जनक माना जाता है इनको। तो सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में तो वो संस्था आई है। इसके अलावा हमारी डीआरडीओ है, हमारी इसरो है, ये लोग भी अपना सुपर कंप्यूटर विकसित किए हैं। तो डीआरडीओ क्या कर रहा है, डीआरडीओ भी क्वांटम कंप्यूटर के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, उसके लिए बकायदा फंड भी अवेलेबल हुआ है उसको, ठीक है। तो उसमें कार्य कर रहा है, थोड़ी बहुत सफलता उसमें मिली है, लेकिन डीआरडीओ यूज कर रहा है सुपर कंप्यूटर अभी तो, अरे सॉरी क्वांटम कंप्यूटर। तो क्वांटम कंप्यूटर तो अभी कहीं बना भी नहीं है, अभी तो इस पे रिसर्च ही चल रहा है, ठीक है। हाँ, इसके कॉन्सेप्ट को अपना के अपने दूसरे सिस्टम में वो यूज कर रहे होंगे, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर अभी बना नहीं, अभी इसका शोध ही चल रहा है। क्या चल रहा था? स्पेस में क्या चल रहा था? सैटेलाइट। अच्छा, तो सैटेलाइट्स के टाइप्स भी मैंने बताए थे होंगे, बेस्ड ऑन वेट। अच्छा, ठीक ठीक, बस बस। तो जो सैटेलाइट था तीन तरीके से इसको डिफाइन किया गया है। पहला बेस्ड ऑन वेट, ये हो गया था। दूसरा है आपका बेस्ड ऑन फंक्शन, और तीसरा है आपका
बेस्ड ऑन ऑर्बिट। तो फंक्शन के आधार पर कई प्रकार के सैटेलाइट होते हैं। तो पहला है फंक्शन के आधार पर जो सैटेलाइट, उसको हम बोलते हैं अर्थ ऑब्जर्वेटिंग सैटेलाइट। हाँ, सुपर कंप्यूटर बनाने के पीछे हिस्ट्री तो है ही है। किसी भी चीज के बनाने के पीछे हिस्ट्री होती है, सुपर एक कंप्यूटर नहीं। ठीक, पहला है आपका अर्थ ऑब्जर्वेटिंग सैटेलाइट। इसको बोलते हैं पृथ्वी की निगरानी करने वाले उपग्रह। ठीक है ना। और अभी आप लोगों ने अगर न्यूज पढ़ा होगा तो 7 नवंबर 2020 को शायद न्यूज पढ़ा होगा आप लोगों ने कि 7 नवंबर 2020 को अर्थ ऑब्जर्वेटिंग सैटेलाइट फर्स्ट लॉन्च किया गया। ठीक है, PSLV C49 से। किया गया था ना, नवंबर में था ये। अब इस अर्थ ऑब्जर्वेटिंग सैटेलाइट्स का जो पुराना नाम था ये है रीसेट। इस सैटेलाइट का पुराना नाम है रीसेट। रीसेट को हम बोलते हैं रडार इमेजिंग सैटेलाइट। ठीक है, और इस रडार इमेजिंग सैटेलाइट के कुल 3 सैटेलाइट्स हैं जिनको छोड़े जाने थे। 2 सैटेलाइट छोड़े जा चुके हैं, उनका नाम रीसेट 2B और रीसेट 2B R1। अब रीसेट 2B R2 छोड़ा जाना था, तो उसी रीसेट 2B R2 का क्या नाम दे दिया गया है, अर्थ ऑब्जर्वेटिंग सैटेलाइट। ठीक है, ये जब चलेगा ना आपका क्या बोलता है वो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, जब हम पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे उसमें। ये तो अभी आपका सिर्फ बेसिक चल रहा है। तो अर्थ ऑब्जर्वेटिंग जो सैटेलाइट होते हैं वो कैसे होते हैं, पृथ्वी की निगरानी करने वाले सैटेलाइट होते हैं। दूसरा वेदर सैटेलाइट, मौसम की जानकारी देने वाले सैटेलाइट होते हैं। तीसरा होता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट, संचार उपग्रह। संचार उपग्रह, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ठीक है, चौथा होता है आपका नेविगेशन सैटेलाइट, जो रास्ता बताता है आपको। ठीक है, नेविगेशन सैटेलाइट। पांचवा होता है आपका एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट। ठीक, एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट ये क्या होते हैं, दूसरे ग्रहों के अध्ययन के लिए होते हैं। ठीक है ना, दूसरे ग्रहों के अध्ययन के लिए जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट्स। ठीक है, तो कार्य के आधार पर आपके ये हैं अर्थ ऑब्जर्वेटिंग सैटेलाइट, वेदर सैटेलाइट मौसम की जानकारी के लिए, कम्युनिकेशन सैटेलाइट संचार सुविधाओं के लिए, नेविगेशन सैटेलाइट रास्ता बताने के लिए, और आपका एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट दूसरे ग्रहों के अध्ययन के लिए। ठीक है, अब उसके बाद आता है आपका तीसरी कैटेगरी बेस्ड ऑन ऑर्बिट। ठीक है, तो जो बेस्ड ऑन ऑर्बिट होता है यानी कि कक्षा के आधार पर, ठीक है, कक्षा के आधार पर। तो कक्षा क्या होती है, ऑर्बिट क्या होती है, एक बंद एवं निश्चित पथ होता है जिस पर कोई भी उपग्रह किसी ग्रह के चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता है। ठीक, उसी को हम क्या बोलते हैं, कक्षा। जैसे मान लीजिए
ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। अब इस पृथ्वी के चारों तरफ ये उपग्रह क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है। तो ये जो आपका मार्ग है, ये जो पथ है, यही पथ क्या कहलाता है, आपका ऑर्बिट कहलाता है, ठीक है। यानी कक्षा क्या होती है, एक बंद एवं निश्चित पथ होता है जिस पर उपग्रह किसी ग्रह के चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता है, और ऊंचाई के आधार पर ये उपग्रह स्थित होते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं बेस्ड ऑन ऑर्बिट, ठीक है। या इसको हम बेस्ड ऑन हाइट भी बोल सकते हैं, ऑर्बिट या हाइट, ऊंचाई के आधार पर भी इसको हम गणना करते हैं, ठीक है। अब एक चीज यहां पे और समझिएगा कि ये हमारी पृथ्वी और ये हमारा उपग्रह, और ये उपग्रह कैसा है, याद रखिएगा, कृत्रिम उपग्रह है, आर्टिफिशियल उपग्रह। इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो जब चारों तरफ ये चक्कर लगा रहा है तो ये पृथ्वी पर गिरता क्यों नहीं, इसको गिरना चाहिए लेकिन फिर भी ये नहीं गिरता है, ठीक है। और वृत्ति पथ पर क्या करता है, वो चक्कर लगाता रहता है, स्पीड भी इनकी कांस्टेंट होती है, सेम गति से चक्कर लगाते हैं। ग्रेविटी के कारण तो इनको नीचे आ जाना चाहिए ना, ग्रेविटी तो हर चीज को नीचे की तरफ खींचती है, तभी तो न्यूटन जी को आश्चर्य हुआ था ना, सेब टूटकर नीचे गिरा तो न्यूटन जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। और जब न्यूटन का जन्म ही नहीं हुआ था उसके पहले ही हमारे यहां ग्रंथों में ग्रेविटी के बारे में लिख दिया गया था, ठीक है। तो अब देखो होता क्या है, इसमें थोड़ा सा यहां पे फिजिक्स काम करता है। जब कोई पार्टिकल एक समान वृत्तीय गति में मूव करती है, ठीक है, तो ये जो पृथ्वी होती है इस पार्टिकल पर अपने अंदर की तरफ एक बल लगाती है, उस बल को हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल। पृथ्वी क्या करती है, इस पार्टिकल पर ग्रेविटी के कारण अंदर की तरफ बल लगाती है, ठीक है। अब इसके अपोजिट एक बल बाहर की तरफ भी लगता है, उस बाहर की तरफ लगने वाले बल को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। अब इसको हम बोलते हैं अपकेंद्रीय बल, इसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय और इसको बोलते हैं अपकेंद्रीय। फार्मूला अगर हम देखें तो इसका होता है F_mv²/r, F_mv²/r, उससे मतलब नहीं है। अब ये जो दोनों बल होते हैं ये एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, समान होते हैं लेकिन दिशा क्या होती है इनकी, विपरीत होती है। तो जितना बल बाहर से अंदर की तरफ उतना ही बल अंदर से बाहर की तरफ, और ये दोनों इक्वल होते हैं। और फिर वो इनको जब एक गति मिल जाती है तो उसी गति से इसके चारों तरफ क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, क्लियर, समान बल होता है। हाँ, कक्षा 11 की क्लास में आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, एक समान वृत्तीय गति में आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको, ठीक है। अब यहां पे नहीं, एक चीज और आप समझ लो, आपको पता है किसी पदार्थ के मूल कण होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तो पता है। तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन कहां होते हैं, आपके नाभिक में, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, ये तो पता होगा सब, चक्कर लगाते रहते हैं। अब आप इसी पे क्या कर लो, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन का जो पार्ट है इसको पृथ्वी मान लो और ये मान लो उपग्रह, ठीक है। तो आपको ये पता है कि जब इसको एनर्जी दी जाती है, इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी दी जाती है तो ये अपनी कक्षा को त्याग करके दूसरी कक्षा में पहुंचता है, अपने हायर ऑर्बिट में जाता है, ठीक है। और इसको एनर्जी देंगे तो फिर ये अपनी कक्षा को चेंज करके कहां चला जाएगा, ऊपर वाली दूसरी कक्षा में,
तो जैसे जैसे इसको हम एनर्जी देंगे वैसे वैसे ये अपने हायर ऑर्बिट में जाना शुरू कर देगी, और जैसे जैसे इसको हम एनर्जी कम करते जाएंगे ये वापस अपने फिर उसी कक्षा में आना शुरू कर देगी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्यों घूमता रहता है? क्योंकि नाभिक द्वारा जो फोर्स इस पे लगता है और इलेक्ट्रॉन द्वारा जो फोर्स नाभिक पे लगता है वह इक्वल एंड अपोजिट होता है, बराबर होता है। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या करता है? मूव करता है। अगर कोई भी फोर्स कम हो जाए, मान लीजिए बाहर से अंदर की तरफ लगने वाला जो बल है अगर वो ज्यादा हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें गिर जाएगा, गिर जाएगा कि नहीं? अगर इस पे फोर्स ज्यादा हम लगा दें तो ये इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, ऑर्बिट को चेंज कर देगा। अच्छा, ऐसे भी नहीं समझे हो तो अब आप ऐसे समझो, एक रस्सी ले लो और उस रस्सी में एक टुकड़े को बांध दो और उसको घुमाओ। बचपन में खेले होगे तो आप देखिए रस्सी टाइट रहती है तभी वो पार्टिकल घूमता है। तो वो पार्टिकल क्यों घूम रहा है? रस्सी में टेंशन की वजह से एक फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, ठीक है, और जो पत्थर जो घूम रहा है उसकी वजह से एक फोर्स कहां लग रहा है? अंदर की तरफ। लेकिन अगर आप रस्सी ढीला करते हो तो देखो पार्टिकल वो अंदर की तरफ गिरता है ना, यानी अंदर से जो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है वो क्या हो गया? कम। रस्सी ढीली हो गई तो पार्टिकल आप ही के पास गिर जाता है। लेकिन चलाते चलाते अगर आप छोड़ दो तो वहां नहीं गिरेगा, दूर जाके गिरेगा। गिरता है ना? क्यों गिरता है? क्योंकि अब जो अंदर से बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है वो क्या हो गया? अचानक खत्म हो गया। ठीक है, तो अब उसकी गति कैसी होगी? पैराबोला होगी। और नहीं समझ में आ रहा है तो और सुनो, अभी घर पे पढ़ रहे होगे, पंखा चल रहा होगा ऊपर, वो भी एक समान वृत्तीय गति है, चला के देख लेना। पंखा चलते चलते टूट जाए, डैना नहीं, उसका रॉड अगर टूट जाए या उसका कोई एक डैना भी अगर टूट जाए तो आप ध्यान देना कि वो डैना जेट नीचे नहीं गिरता है, दीवार पे जाके लड़ता है, दीवार पे जाके लड़ता है। ठीक है, तो वहां पे भी सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। अब आप इसी को पृथ्वी समझ लो, इसी को उपग्रह समझ लो। एक उपग्रह इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, उसको और एनर्जी दे देंगे और ऊपर ऑर्बिट में जाएगा, और एनर्जी दे देंगे और ऊपर ऑर्बिट में जाएगा, और इसी को हम बोलते हैं ट्रांसफर ऑर्बिट। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसफर ऑर्बिट। तो जब किसी सैटेलाइट को हम भेजते हैं रॉकेट के माध्यम से तो सीधे उसकी कक्षा में नहीं भेजते, इसी तरह ऑर्बिट को चेंज कर करके फाइनली हम उसको उस ऑर्बिट में पहुंचाते हैं। क्लियर? अब आइए, तो अब आप ये समझ लीजिएगा कि अभिकेंद्री और अपकेंद्री बल के कारण कोई भी जो उपग्रह होता है वह पृथ्वी पर नहीं गिर पाता है। ठीक है, अब ये हमारी अर्थ ऊंचाई के आधार पर जो हमारी ऑर्बिट होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो जो पहली ऊंचाई होती है इसको हम बोलते हैं नियर अर्थ ऑर्बिट। नियर अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, हाँ बिल्कुल, कोई भी सनी जी अभियान जब चलाया जाता है तो डायरेक्ट नहीं भेजा जाता है, उसको अर्थ ऑर्बिट के चारों तरफ घुमा के फिर ऑर्बिट को चेंज किया जाता है, फिर फाइनली उसको उसके ऑर्बिट में सेट किया जाता है। ठीक, तो पहली आपकी ऑर्बिट है नियर अर्थ ऑर्बिट और इसकी ऊंचाई होती है 400 से 600 किलोमीटर। 400 से 600 किलोमीटर। दूसरी होती है लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट
लो अर्थ ऑर्बिट की हाइट होती है लगभग 600 से 2000 किलोमीटर। ठीक है, देखो ये एग्जैक्ट नहीं है, ये चेंज होता रहता है। ये मत समझिएगा कि नियर अर्थ ऑर्बिट इतना ही है ना। एक्चुअली ये रियल में 200 से 600 800 भी हो सकता है, तो ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है। ठीक है, इसमें लगभग 100 200 300 की वो ऊंचाई और नीचेपन ये होता रहता है। ठीक है, उसके बाद आता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट। मीडियम अर्थ ऑर्बिट ये होती है आपकी ऊंचाई 2000 से 20000 किलोमीटर। ठीक, मीडियम के बाद होता है आपका हायर अर्थ ऑर्बिट। हायर अर्थ ऑर्बिट ये होता है आपका 20000 से 35000 किलोमीटर। ठीक, और लास्ट वाला होता है आपका जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट 35000 के ऊपर या नियर अबाउट ये 36000 किलोमीटर। ठीक है, तो ऊंचाई के आधार पर आपकी ये ऑर्बिट तय है। क्लियर? तो इतनी बेसिक जानकारी हमारी किसकी थी? स्पेस के बारे में। ठीक है, अब अभी दो चीज और पढ़ना है। अब मान लीजिए हमने स्पेस का जो डिफिनीशन दिया था कि पृथ्वी के वायुमंडलीय क्षेत्र के ऊपर का अनंत क्षेत्र, उसको हमने क्या बोला? अंतरिक्ष। ठीक है, लेकिन कृत्रिम उपग्रहों के लिए जो आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट्स हैं जो हम लोग लॉन्च करते हैं, कृत्रिम उपग्रहों के लिए ये जो स्पेस होता है, ये जो दूरी होती है वो थोड़ी सी अलग होती है। क्लियर? हाँ, 36,000 किलोमीटर पे सनी जी। अब देखिए, जो हमारा कृत्रिम उपग्रह है, अब कृत्रिम उपग्रहों के लिए एक नई हाइट निर्धारित की गई है और वो है हमारा कैरमन
लाइन इसको हम बोलते हैं, यानी कि पृथ्वी के समुद्र तल से 100 किलोमीटर का जो ऊपर का क्षेत्र है, ठीक है, पृथ्वी समुद्र तल से 100 किलोमीटर ऊपर एक काल्पनिक रेखा, पृथ्वी समुद्र तल से 100 किलोमीटर ऊपर एक काल्पनिक रेखा, जिसके ऊपर के क्षेत्र को हम कृत्रिम उपग्रहों के लिए अंतरिक्ष मानते, कृत्रिम उपग्रहों के लिए अंतरिक्ष माना जाता है, और इसके नीचे का जो क्षेत्र होता है वह उस देश का अपना वायु क्षेत्र होता है। लेकिन कैरमन लाइन के ऊपर का जो क्षेत्र होता है वह एक प्रकार से वैश्विक एरिया है। विश्व का कोई भी देश कोई भी सैटेलाइट स्थापित करेगा तो वो हमेशा समुद्र तल से 100 किलोमीटर दूर ही स्थापित करेगा। कभी भी 100 किलोमीटर के नीचे कोई भी उपग्रह स्थापित नहीं होते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी तल से समुद्र तल से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित एक काल्पनिक रेखा को हम मान लेते हैं और उसी काल्पनिक रेखा को हम बोलते हैं कैरमन लाइन। तो कृत्रिम उपग्रहों के लिए कैरमन लाइन के ऊपर का जो क्षेत्र होता है उसी को हम बोलते हैं स्पेस। अभी तक तो हम कुछ और देख रहे थे, ठीक है, लेकिन कृत्रिम उपग्रहों के लिए जो स्पेस होता है वो कौन सा होता है? कैरमन लाइन। तो कैरमन लाइन के ऊपर का एरिया स्पेस कहलाता है और कैरमन लाइन के नीचे का जो क्षेत्र होता है वह उस देश का अपना वायु क्षेत्र होता है। तो दुनिया का कोई भी देश कैरमन लाइन के नीचे उपग्रह स्थापित नहीं कर सकता है। जब भी करेगा वो कैरमन लाइन के ऊपर करेगा। तो इसके पीछे देखो रीजन क्या है, क्यों ऐसा किया गया है? हमारा जो वायुमंडलीय क्षेत्र है, हमारा जो वायुमंडल है ऊंचाई के आधार पर 4 क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर और थर्मोस्फियर, ठीक है। मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं आपको इसी ट्रोपोस्फियर में होती हैं, ठीक है। ओजोन लेयर हमारा किस पे है? स्ट्रेटोस्फियर, है ना। तो अब क्या होगा कि मान लो अगर हम 100 किलोमीटर के नीचे कोई उपग्रह स्थापित कर देते हैं, तो 100 किलोमीटर के नीचे अगर हम उपग्रह स्थापित करेंगे तो उस उपग्रह पर पृथ्वी की ग्रेविटी ज्यादा लगेगी, मौसम संबंधी प्रभाव भी उस उपग्रह पे ज्यादा पड़ेगा और ग्रेविटी के कारण अब जब ग्रेविटी ज्यादा लगेगी तो उसको गति देने के लिए हमको अधिक फोर्स की आवश्यकता होगी और अधिक गति देने के लिए हमको ईंधन वगैरह इसकी भी उसमें अधिक मात्रा में रखना पड़ेगा। दूसरा कि मौसम संबंधी प्रभाव पड़ने के कारण उस सैटेलाइट के खराब होने की संभावनाएं भी क्या होंगी? ज्यादा होंगी। इसीलिए अमूमन जितने भी सैटेलाइट्स होते हैं उनको कहा जाता है 100 किलोमीटर के ऊपर ही स्टैब्लिश करने को, और 100 पे भी नहीं स्टैब्लिश होते हैं। जितने भी उपग्रह भेजे जाते हैं वो 200 के पार भेजे जाते हैं। 200 से 400 के बीच में केवल एक ही चीज है और वो है अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ही केवल 200 किलोमीटर के आसपास है। इसके अलावा कोई सैटेलाइट वहां पे नहीं रखे जाते। रीजन कि उस पर ग्रेविटी का असर ज्यादा होगा, मौसम का प्रभाव ज्यादा होगा और उसके खराब होने की संभावनाएं ज्यादा होंगी। इसलिए जितने भी सैटेलाइट्स होते हैं वो 400 किलोमीटर के ऊपर ही स्टैब्लिश किए जाते हैं, ठीक है, नीचे नहीं। तो एक काल्पनिक रेखा जिसको हम बोलते हैं कैरमन लाइन, कैरमन लाइन के जो नीचे का क्षेत्र होता है वह पर्टिकुलर उस देश का वायु क्षेत्र होता है और इसके ऊपर के क्षेत्र को हम बोलते हैं
स्पेस, किसके लिए? कृत्रिम उपग्रहों के लिए। ठीक है, अब इसी सैटेलाइट की लॉन्चिंग को लेकर कि कोई देश कैसे सैटेलाइट लॉन्च करेगा, कितनी दूरी पे करेगा और इसके क्या क्या प्रावधान होंगे। एक्चुअली अंतरिक्ष में किसी भी चीज को भेजने की शुरुआत, यानी पहले उपग्रहों को भेजने की शुरुआत 4 अक्टूबर 1957 को जो रसिया ने भेजा था, स्पुतनिक फर्स्ट, जैसे भी पहली वैक्सीन भी आई थी कोरोना की, स्पुतनिक 5। ठीक है, तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में सबसे पहले जो व्यवहारिक शुरुआत किया था वो रूस ने किया था। ठीक, तो रूस ने क्या किया था, 4 अक्टूबर 1957 को, 4 अक्टूबर 1957 को पहली बार रूस ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में व्यवहारिक कदम की शुरुआत की और उसने अपने स्पुतनिक फर्स्ट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की शुरुआत ही मानी जाती थी या मानी जाती है 1957, लेकिन उसके पहले घटनाएं घट चुकी थी। उसके पहले घटना घट चुकी थी 1942 में। ठीक है, हाँ, चूंकि एक इतिहास था ये स्पुतनिक फर्स्ट, ठीक है ना, और कोरोना का भी जो वैक्सीन बना वो अपने आप में पहली वैक्सीन थी, एक इतिहास है ना, इसीलिए उसका नाम रखा गया स्पुतनिक 5। अब 1942 में क्या हुआ कि अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाने वाला मानव निर्मित अगर कोई पहली वस्तु थी तो जर्मनी द्वारा 1942 में भेजी गई V2 रॉकेट थी। पहली कोई ऐसी चीज जो अंतरिक्ष में भेजी गई थी वह थी 1952 में V2 रॉकेट। ठीक, और इसी V2 रॉकेट को इसे एग्रीगेट 4 या A4, एग्रीगेट 4 या इसे A4 के भी नाम से जाना जाता है। तो पहली बार अगर कोई चीज अंतरिक्ष में भेजी गई थी तो वो क्या थी, V2 रॉकेट, या इसको हम A4 रॉकेट बोलते हैं, जर्मनी द्वारा 1942 में बस भेजी गई। इसलिए हम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की शुरुआत को हम इससे नहीं मानते। ठीक है, बट अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की जो व्यवहारिक शुरुआत मानी जाती है वह 4 अक्टूबर 1957 को स्पुतनिक फर्स्ट को रसिया ने सफलतापूर्वक भेजा, और तब से लेकर आज तक न जाने कितने देशों द्वारा कई प्रकार के अभियानों को सफलतापूर्वक ऑर्गेनाइज किया गया। अब 1957 से 1967 तक तमाम प्रकार के उपग्रहों को भेजा गया। तो उस समय अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष यानी कि अंतरिक्ष से लेकर कोई विशेष नियम नहीं थे कि कैसे इसका अध्ययन करना है, कोई भी अंतरराष्ट्रीय सहयोग नहीं था। ठीक है ना, तो 1967 में क्या किया गया, एक नियम बना दिया गया और उस नियम को कहा गया अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष नियम। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष निगम के भी नाम से जानते हैं। वो बना आपके 1967 में, उसको हम बोलते हैं आउटर स्पेस ट्रीटी। में बनी आउटर स्पेस ट्रीटी।
तो इस आउटर स्पेस ट्रीटी में क्या किया गया, अंतरिक्ष से संबंधित बहुत सारे नियम कानून को इसमें लागू किया गया। और आउटर स्पेस ट्रीटी ऑर्गेनाइज करने वाले देश थे यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, और तीसरा था यूरोपीय संघ। क्या है, स्पुतनिक के नाम पर ही उस वैक्सीन का नाम रखा गया है, कुशवाहा जी, ठीक है। कलाम साहब ने बहुत सी मिसाइलों का निर्माण किया है, एक दो नहीं है, ठीक है। पटना मिसाइल जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ है वो कलाम के ही देखरेख में हुआ है। यहां तक कि आपका एसएलवी और एएसएलवी भी निर्माण हुआ है कलाम की देखरेख में, ठीक है ना। तो डॉक्टर एपीजे कलाम का बहुत बड़ा योगदान है आपके मिसाइल्स निर्माण में और विशेष तौर से रॉकेट के निर्माण में, ठीक है। अब कलाम जी के नाम पे अभी कोई वैक्सीन नहीं है ना, न ही कलाम जी के नाम पर कोई मिसाइल है। हाँ, उपग्रह है, माइक्रोसेट आर है, कलाम सेट है, उनके नाम पे सैटेलाइट है, उनके नाम पे कोई मिसाइल नहीं, ठीक है। अब आउटर स्पेस ट्रीटी जो 1967 में आई, इसी को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष निगम के भी नाम से जाना जाता है। और इसको लाने वाले थे यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम और आपके यूरोपीय संघ, जितने तीन, सॉरी, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट और यूरोपीय संघ, इन्होंने क्या लाया था, आउटर स्पेस ट्रीटी। तो इन लोगों ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष से संबंधित कुछ नियम बनाए और उस नियम को सभी को मानना अनिवार्य है। तो उसमें जो पहला नियम था कि अंतरिक्ष का जो उपयोग है वह सभी देश एवं समस्त मानव प्रजाति के लाभ के लिए होना चाहिए। पहला इसका, यानी अंतरिक्ष का जो उपयोग है वह सभी देश एवं समस्त मानव प्रजाति के लाभ के लिए होना चाहिए। दूसरा, अंतरिक्ष में किसी भी भाग में कोई भी देश रिसर्च कर सकता है, ठीक। अंतरिक्ष में कोई भी देश किसी भी भाग में रिसर्च कर सकता है। तीसरा, अंतरिक्ष यात्री समस्त मानव जाति का प्रतिनिधि माना जाता है, ठीक। अंतरिक्ष यात्री समस्त मानव प्रजाति का प्रतिनिधि माना जाता है। और इसी में एक चीज और मेंशन किया गया था कि अगर कोई मिशन ऑर्गेनाइज होता है तो उस मिशन के थ्रू जो जानकारियां मिलती हैं उन जानकारियों को सबको साझा करना अनिवार्य होता है। लेकिन उस मिशन में अगर कोई असफलता होती है या मिशन फ्लॉप होता है तो उसका जो खर्चा होता है वो उसी देश को उठाना होता है, कोई दूसरा देश इसमें सहयोगी नहीं बनता। और अभी आपने देखा कि कल अगर आप न्यूज पढ़े होंगे, एलन मस्क, इनका जो प्लेन था वो क्या बोलते हैं उसको, रॉकेट था, पृथ्वी पर उतरते समय ब्लास्ट हो गया, लैंड नहीं कर पाया, ठीक है। हाँ, स्पेस एक्स है, टेस्ला कंपनी के भी मालिक हैं। तो अभी कल की घटना बता रहा हूं। कल जो है इनका जो एक अंतरिक्ष यान था, अंतरिक्ष यान वापस लौटते समय पृथ्वी पर लैंड करते समय ब्लास्ट हो गया, ठीक है। तो थोड़ी बहुत तो असफलताएं मिलती रहती हैं, इसमें घबराने की बात नहीं है। एलन मस्क का सपना है कि 6 साल के अंदर हम मंगल पे मानव प्रजाति को पहुंचा दें, ठीक है।
और इंडियंस तो आए दिन जाते हैं मंगल पे। आप देखते नहीं है जो ज्योतिषी होते हैं, ज्योतिषी वगैरह क्या होते हैं, 500 रुपए लेके आपकी ग्रहों की चाल बदल देते हैं, है ना। अभी क्या होता है, कहते हैं मंगल भारी है, बुध भारी है, शुक्र भारी है, 500 रुपए दो, ग्रहों की चाल बदल देते हैं। और 1 सेंटीमीटर ग्रहों की चाल बदलने के लिए इसरो और नासा को करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, है ना। तो हमारा साइंस उनसे ज्यादा एडवांस है। हम किसी भी ग्रह को कहीं भी स्टेब्लिश कर सकते हैं, बस पैसा होना चाहिए पास में। हाँ, तो पहला इसका था, अंतरिक्ष का उपयोग सभी देश एवं समस्त मानव प्रजाति के लाभ के लिए होना चाहिए। अंतरिक्ष के क्षेत्र में कोई भी देश रिसर्च कर सकता है। तीसरा पॉइंट इसका था, अंतरिक्ष यात्री समस्त मानव जाति का प्रतिनिधि माना जाता है और किसी भी अंतरिक्ष मिशन में होने वाले नुकसान के लिए वह राष्ट्र खुद जिम्मेदार होता है। ठीक। चौथा पॉइंट, अंतरिक्ष तथा खगोलीय पिंड का शांतिपूर्ण उपयोग किया जाएगा। अंतरिक्ष तथा खगोलीय पिंड का शांतिपूर्ण उपयोग किया जाएगा। पांचवा पॉइंट, अंतरिक्ष में किसी भी प्रकार के नाभिकीय हथियारों को स्थापित नहीं किया जाएगा। अंतरिक्ष में किसी भी प्रकार के नाभिकीय हथियारों को स्थापित नहीं किया जाएगा। क्लियर। तो इतनी चीज स्पेस टेक्नोलॉजी से बेसिक चीजें थी। ठीक है। हाँ, कौन सा पॉइंट रिपीट करना है भाई? पांचों? अच्छा सुनो, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं पांचों। 4 पॉइंट। पहला है, अंतरिक्ष का उपयोग सभी देश एवं समस्त मानव प्रजाति के लाभ के लिए होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, अंतरिक्ष के किसी भी भाग में कोई भी देश रिसर्च कर सकता है। तीसरा पॉइंट, अंतरिक्ष यात्री समस्त मानव जाति का प्रतिनिधि माना जाता है। चौथा पॉइंट, अंतरिक्ष तथा खगोलीय पिंड का शांतिपूर्ण उपयोग किया जाएगा। पांचवा पॉइंट, अंतरिक्ष में किसी भी प्रकार के नाभिकीय हथियारों को स्थापित नहीं किया जाएगा। हो गया? इंडियन स्पेस प्रोग्राम, अब यहां से आपका स्पेस टेक शुरू हो रहा है।
जी बिल्कुल फ्री में शेयर करनी पड़ती है, वेबसाइट पे शेयर करते हैं। आप देखते नहीं है, नासा जो भी जानकारी प्राप्त करता है अपनी वेबसाइट पे डाल देता है। अंतरिक्ष से संबंधित कोई भी जानकारी अगर मिलती है तो उसको पूरे विश्व के साथ साझा करना अनिवार्य होता है, ठीक है। अब इंडियन स्पेस प्रोग्राम, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की जो शुरुआत मानी जाती है वह 1962 से 1962 से 1962 में भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा 1962 में भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा एक संस्था का गठन किया गया। उसका नाम था इनकॉस्पर। ठीक, इनकॉस्पर। हाँ, उसी देश को उठाना पड़ेगा ऋषभ जी, सफल हो चाहे असफल हो उसी देश को खर्चा उठाना पड़ेगा, लेकिन जो जानकारियां मिलेंगी उसको पूरे विश्व के साथ साझा करना अनिवार्य होगा। अब 1962 में भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, जिसको हम बोलते हैं इनकॉस्पर, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, पूरा नाम है इसका इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, ठीक, इसका गठन किया गया। इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, इनकॉस्पर का गठन किया गया 1962 में। 1963 में देखो चरण शुरू हो गया। 1963 में केरल के तिरुवनंतपुरम के समीप, केरल के तिरुवनंतपुरम के समीप जो थुम्बा है, थुम्बा में साउंडिंग रॉकेट प्रेषण सुविधा केंद्र,
साउंडिंग रॉकेट लॉन्चिंग फैसिलिटी सेंटर। नाइनटीन 1963 में केरल के तिरुवनंतपुरम के समीप थुम्बा में साउंडिंग रॉकेट प्रेषण सुविधा केंद्र की स्थापना की गई। ठीक, और यहीं से 21 नवंबर 1963 को अमेरिका द्वारा विकसित, यहीं से 21 नवंबर 1963 को अमेरिका द्वारा विकसित पहला रॉकेट नाइक अपाचे को प्रक्षेपित किया गया। नाइक अपाचे को प्रक्षेपित किया गया। ठीक है, इसको आप लोग YouTube पे भी आप देख सकते हो। आप देखना, जब उसमें स्पेस को आप देखोगे तो देखोगे कि उसमें साइकिल से, बैलगाड़ी से कुछ लाद के ले जाया जा रहा है ना। तो तिरुवनंतपुरम के पास थुम्बा नामक स्थान है, वहां एक गिरजाघर है। उसी गिरजाघर के पास से ही वहां पे रॉकेट लॉन्चिंग फैसिलिटी सेंटर बनाई गई और वहीं से नाइक अपाचे को लॉन्च किया गया। तो वो टुकड़ा बैलगाड़ी से कुछ पहुंचा था, कुछ साइकिल से लोग ले गए थे। ये मिल जाएगा आपको इमेज यूट्यूब पे। तो उसको वही नाइक अपाचे था। हाँ है भाई, तो वही जो बैलगाड़ी पे आपको जा रहा था ना साइकिल से, वही नाइक अपाचे के छोटे छोटे पार्ट थे। फिर गिरजाघर में लाया गया, उसको असेंबल किया गया और फिर उसको लॉन्च किया गया था। मकसद ये था कि क्या हम अपनी धरती से रॉकेट को लॉन्च कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और हम सफल रहे। ठीक है, तो नाइक अपाचे को 21 नवंबर 1963 को अमेरिका द्वारा विकसित रॉकेट नाइक अपाचे को तिरुवनंतपुरम के थुम्बा नामक प्लेस से सक्सेसफुली लॉन्च किया गया। ठीक है, अब जब हमको इसमें सफलता मिल गई तो 15 अगस्त 1969 को अगस्त 1969 को विक्रम अंबालाल साराभाई, ठीक, 15 अगस्त 1969 को इन कास्पर को पुनर्गठित कर विक्रम अंबालाल साराभाई के नेतृत्व में किसकी स्थापना की गई? इसरो की। ठीक, यानी इन कास्पर को पुनर्गठित कर हाँ ठीक है, लिखेगा 21 नवंबर 1963 को, हाँ ज्योति जी लिखिए जल्दी, 21 नवंबर 1963 को अमेरिका द्वारा विकसित नाइक अपाचे रॉकेट को थुम्बा से लॉन्च किया गया। ठीक है, सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। अब
एक और हिस्ट्री बनी 15 अगस्त 1969 को इन कॉस्पर को पुनर्गठित कर इसरो की स्थापना की गई और इसमें पूरा योगदान था आपके विक्रम अंबालाल साराभाई का। ठीक है। और जैसे हम दूसरे फील्ड में फादर अब पढ़ते हैं, जैसे हम लोगों ने बायोटेक में पढ़ा स्टेम सेल्स, ठीक है ना, डॉक्टर लालजी सिंह सीसीएमबी के हेड, ठीक है ना, तो उसी तरीके से भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की जो शुरुआत मानी जाती है ना, वो फादर हैं विक्रम साराभाई, सॉरी विक्रम अंबालाल साराभाई पूरा नाम है इनका। तो भारतीय अंतरिक्ष के ये जनक हैं, इन्हीं के नेतृत्व में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की गई, लेकिन इसको आगे पहुंचाने का जो काम किया था वह किए थे आपके सतीश धवन। ठीक, इसको आगे ले जाने का काम किसने किया? प्रोफेसर सतीश धवन ने 1972 में। ठीक है, अब ये विक्रम अंबालाल तो हो गया। अब 1972 में क्या हुआ? 1972 में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, फिर दूसरी संस्था स्पेस कमेटी, फिर तीसरी संस्था नेशनल स्पेस प्रोग्राम का गठन किया गया। कब? 1972 में। और ये सब किसके नेतृत्व में हुआ? प्रोफेसर सतीश धवन के नेतृत्व में। ठीक है, यानी 1972 में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का गठन हुआ। ठीक है, स्पेस कमेटी बनाई गई। उसके बाद भारत का स्पेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया और इन सब किसके देखरेख में सब किया गया? सतीश धवन के। ठीक है ना। तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की शुरुआत हुई विक्रम अंबालाल साराभाई के नेतृत्व में, लेकिन इसको आगे ले जाने का काम किसने किया? प्रोफेसर सतीश धवन ने। अब प्रोफेसर सतीश धवन ने किया क्या वो भी देख लेते हैं। अब प्रोफेसर सतीश धवन दो फील्ड में काम किए। ठीक है, एक फील्ड तो इनका था रॉकेट के फील्ड में, और दूसरा काम उन्होंने सैटेलाइट के फील्ड में काम किया। रॉकेट में SLV, ASLV, PSLV और GSLV सभी की इन्होंने नींव रख दी। ठीक, 1979, आपको सन नहीं याद करना है, बस जान लेना है एक बार। ठीक है, 1987 PSLV की शुरुआत मानी जाती है 1993 और GSLV का 2001। ठीक, सैटेलाइट के फील्ड में इन्होंने दो प्रकार के सैटेलाइट्स का निर्माण किया। एक को हम बोलते हैं IRS और दूसरे को हम बोलते हैं इनसैट। इसको हम RSS भी बोलते हैं।
ठीक। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ये था 1988 में, और ये था आपका 1983। क्लियर? तो प्रोफेसर सतीश धवन ने दो काम किया, रॉकेट के फील्ड में और दूसरा सैटेलाइट के फील्ड में। तो रॉकेट में उन्होंने एसएलवी, एएसएलवी, पीएसएलवी और जीएसएलवी के निर्माण की आधारशिला रखी। दूसरा, उपग्रह के क्षेत्र में दो प्रकार के उपग्रह, पहला आईआरएस, ठीक है, या इसको हम आरएसएस भी बोलते हैं, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, या इसको हम आरएसएस भी बोलते हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। हिंदी होता है इसका दूर संवेदी उपग्रह। कभी कभी दूर संवेदी भी बोलते हैं, कभी कभी सुदूर संवेदी भी बोलते हैं, तो दोनों का मतलब एक ही हो गया, दूर संवेदी उपग्रह। ठीक। दूसरा उपग्रह था आपका इनसैट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट, 1983 में। तो जो इनसैट सैटेलाइट होता है ये संचार सुविधाओं के लिए होता है, और जो आपका रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होता है ये मौसम की जानकारी के लिए होते हैं। ठीक है, दोनों की मैकेनिज्म अलग अलग होती है। रिमोट सेंसिंग जो सैटेलाइट होता है वो केवल मौसम की जानकारी के लिए होता है, और इनसैट जो सैटेलाइट होता है वो संचार के लिए होता है। तो प्रोफेसर सतीश धवन ने ये दो काम किया, और इसीलिए हम विक्रम अंबालाल साराभाई को बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन स्पेस। भारतीय अंतरिक्ष के जो पिता हैं वो हैं आपके विक्रम अंबालाल साराभाई, बट उनके कामों को लक्ष्य तक पहुंचाने का काम किया है आपके प्रोफेसर सतीश धवन। क्लियर? अब ये जो आपका आजकल इसी इनसैट सैटेलाइट को जो आप देख रहे हो ना, इंडियन नेशनल सैटेलाइट, अब आजकल इसको बोला जाता है जी सैट। ठीक है, इनसैट को आजकल कहा जाता है जी सैट। विक्रम साराभाई नींव रख दी ना, डेथ तो हो ही गई थी, लेकिन नींव तो रखा था उन्होंने ना। जब इसरो की स्थापना हुई थी तब तो थे ही ना। अब आप देखो, अभी 2019 में जब हम लोगों ने पीएसएलवी के द्वारा 104 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक स्थापित किया, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था, है ना। एक साथ 104 सैटेलाइट को भेजना, जिसमें से 101 उपग्रह विदेशी थे और 3 उपग्रह भारत के थे, है ना। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, और जब वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था तो अब इसका श्रेय राहुल गांधी क्यों न ले? स्वाभाविक सी बात है, लेना भी चाहिए। तो उसी समय आपके मध्य प्रदेश के एक बहुत चर्चित नेता हैं, बहुत सम्मानित नेता हैं, महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं वो, नाम है उनका दिग्विजय सिंह, है। उनका स्टेटमेंट था कि इसरो की स्थापना में सबसे बड़ा योगदान पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। ऑब्वियसली सही बात है, 64 में जवाहरलाल नेहरू मर गए थे, इसरो स्टैब्लिश हुआ 1969 में, है ना। उनकी आत्मा ने आके इसरो को स्टैब्लिश कर दिया। ठीक है, तो विक्रम साराभाई और प्रोफेसर सतीश धवन, ठीक है। हाँ, कुछ ज्यादा ही सम्मान करते हैं वो महिलाओं का दिग्विजय सिंह। चलो, अब इतना तो घटा। इसके बाद
1975 में भारत ने एक हिस्ट्री क्रिएट की। हिस्ट्री क्रिएट ये की कि 19 अप्रैल 1975 को प्रोफेसर सतीश धवन के नेतृत्व में भारत का अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट, ठीक, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट सोवियत संघ की सहायता से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। 19 अप्रैल 1975 को भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह आर्यभट्ट सोवियत संघ की सहायता से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। क्लियर? और आपको पहले ही बता चुका हूं कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में प्रथम व्यवहारिक कदम की शुरुआत किससे हुई थी? सोवियत संघ के ही द्वारा स्पुतनिक फर्स्ट को लेकर की गई। उसके बाद ये तो हिस्ट्री क्रिएट हुई। उसके बाद 7 जून 1979 को बीकानेर से भास्कर फर्स्ट को लॉन्च किया गया। बीकानेर से भास्कर फर्स्ट को लॉन्च किया गया। और 20 नवंबर 1981 को, डेट याद करने की जरूरत नहीं है, बस मैं बता दे रहा हूं आपको, ठीक है। 20 नवंबर 1981 को बीकानेर से ही भास्कर 2 को लॉन्च किया गया। भास्कर 2 को लॉन्च किया गया। क्लियर? तो ये सब तो बेसिक चीजें थी। अब इसरो की स्थापना हुई 1969 में, और तब से लेकर आज तक, यानी अगस्त 1979 से लेकर अगर हम आज की डेट में बात करें, दिसंबर 2020 तक, ठीक है, तो इसरो द्वारा लगभग नियर अबाउट 80 मिशन ऑर्गेनाइज कर चुका है। और इस 80 मिशन में भारत के अपने 100 से अधिक उपग्रह हैं। और पूरे अगर विश्व की हम बात करें, ठीक है, तो कम से कम भारत ने लगभग 200 के ऊपर विदेशी उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है। क्लियर? 200 के ऊपर विदेशी उपग्रह भारत द्वारा टोटल लॉन्च जो सैटेलाइट हैं एट प्रेजेंट टाइम में, वो लगभग 328 हैं, जिसमें से 100 से 110 के अंदर भारत के हैं, बाकी विदेशी सैटेलाइट हैं। क्लियर? तो जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है, देखिए, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को हर देश ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता है, ठीक है। भास्कर 2 को बीकानेर से लॉन्च किया गया था, दीपक जी, ठीक, 20 नवंबर 1981 को। अब चूंकि हर देश अपना स्पेस प्रोग्राम नहीं ऑर्गेनाइज कर पाते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है कि ये जो आपका स्पेस प्रोग्राम है, पहले केवल ये एक तरीके से निवेश का माध्यम था, आय का माध्यम नहीं था। इसमें पैसे सिर्फ खर्च होते थे, उससे हमको प्राप्ति कुछ नहीं होती थी। नहीं, बिल्कुल। इसरो की सक्सेस में उनके टेक्नोक्रेट के साथ साथ भारत के जियोग्राफिक कंडीशन का भी लाभ मिलता है। इस वजह से भारत का जो इसरो है, इस वजह से कुछ और भी सक्सेस होता है। क्योंकि जब हम लॉन्च करते हैं ना, जो हमारा लॉन्चिंग पैड है, जहां पे वो हम क्या बोलते हैं, प्रोफेसर सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो आपके वहां पड़ता है केरल में, तो सॉरी, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है, और जो प्रोफेसर सतीश धवन स्पेस सेंटर है जो आंध्र प्रदेश में बनता है। वीडियो नहीं आ रही? नहीं चल तो रहा है नेट, क्यों वीडियो नहीं आ रही क्या? आ तो रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है।
तुम्हारा नेट चला गया होगा, बताओ। अब तुम्हारा नेट चला गया तो उसमें क्या, तो वीडियो नहीं आ रहा, देख लो फिर से ध्यान से। तो ये जो लॉन्चिंग होता है, हमारा जियोग्राफिकल कंडीशन हेल्प करता है। एक्चुअली जो अपकेंद्र बल लगता है ना, ये थोड़ा सा पुशअप कर देता है जियोग्राफिकल कंडीशन के कारण। तो हमारे यहां से सैटेलाइट को या रॉकेट को लॉन्च करना आसान हो जाता है, कम फोर्स में ही वो लॉन्च हो जाती है। अभी हम आगे इसकी चर्चा करेंगे जब हम आपको रॉकेट बताएंगे तब। तो अब ये जो मैं बता रहा था कि बहुत सारे देश अपना स्पेस, अच्छा एक चीज और इंटरेस्टिंग मैं आपको बता देता हूं, अभी हमको नाम नहीं याद आ रहा है। 1969 में इसरो की स्थापना हुई ना, उसके पहले पाकिस्तान का अपना अंतरिक्ष केंद्र स्थापित हो गया, उसका भी अपना स्पेस वो था, ऑर्गेनाइजेशन था। उसका नाम शायद स्पार्को या ऐसी कुछ नाम था, हमको नहीं याद आ रहा है अभी नाम, ठीक है, हाँ स्पार्को ही है। अब कहानी सुनिए, भारत से पहले वो अपना स्पेस ऑर्गेनाइज प्रोग्राम किया, और स्पार्को के गठन से लेकर अब तक पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा इतिहास रचा है। एक सैटेलाइट को लॉन्च किया है, और वो भी सैटेलाइट अंतरिक्ष में जाकर बंद है, काम नहीं कर रहा। तो ये एक बहुत बड़ा इतिहास ही है ना पाकिस्तान का। और इसरो ने स्पार्को, अब इसरो ने 1969 से लेकर, और जब, अब आपको एक घटना और मैं बता देता हूं, जब एक्चुअली इसरो और मिसाइल आता है तो थोड़ा सा इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। जब भारत का स्पेस सेंटर ऑर्गेनाइज हो रहा था, तो उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति जो अमेरिका के थे, भारत को वार्निंग दिए थे कि स्पेस प्रोग्राम जो होता है अत्यंत खर्चीला प्रोग्राम होता है, और भारत को अभी आजादी मिली है, और भारत में गरीबी, भूखमरी, स्वास्थ्य सेवाएं ये पहले से ही बहुत दयनीय स्थिति में है। तो भारत सरकार को पहले उन क्षेत्रों पे ध्यान देना चाहिए, न कि भारी भरकम निवेश वाले अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की तरफ ध्यान देना चाहिए, ठीक। और उसके साथ उन्होंने एक शब्द और कहा था, जिसको इसरो ने अपने दिल पे ले लिया था। वो शब्द था उनको कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत कितना भी आगे चला जाए, अमेरिका कभी भी अपने सैटेलाइट को भारत से लॉन्च नहीं करवाएगा। ये उनका शब्द था। और आज की डेट में क्या है, आज की डेट में जो 328 या 330 के आसपास, सॉरी 279 जो सैटेलाइट है या 290 सैटेलाइट हैं, या यूं कहिए जितने भी विदेशी सैटेलाइट लॉन्च हुए हैं, उनमें 95% सैटेलाइट अमेरिका की। ये हमारी प्रगति है, ठीक है। तो हमने उनकी बातों को कुछ किया नहीं, अपना स्पेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए। कम पैसे में हम कैसे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं, ये इंडियन साइंटिस्ट ही जानते हैं। और अगर आप खर्चे की बात करो, तो नासा के 1 महीना जितना नासा खर्च करता है ना, उतने ही पैसे में इसरो हमारा साल भर काम चलाता है, पूरे 1 साल काम चलाता है, ठीक है। और शायद अगर आपने मंगल ग्रह अगर मूवी देखी होगी, तो उसमें देखिए कैसे पैसे की कमी होती है, उसके बावजूद कैसे अपने लोग टैलेंट से मंगल ग्रह पे सैटेलाइट को भेजते, ठीक है। तो ये मुद्दा केवल इंडियन साइंटिस्ट के अंदर ही है, और दूसरे लोगों की नहीं है। फंड की तो हमारे यहां वैसे भी देश कमी होती है ना, क्योंकि हमारे यहां जब कोई राजनेता जिसके यहां क्या बोलता है, नासा में 36% साइंटिस्ट इंडियन है, 36%, ठीक है। और विगत 5 साल 8 साल की हिस्ट्री देख लो, अमेरिका में मैक्सिमम चीफ, मैक्सिमम कार्य को इंडियन को दिया जा रहा है। और आप क्या समझते हो, इंडियन इसके गैर? पूरी दुनिया को विश्व की 7 संस्थाएं चला रही हैं, और इन 7 संस्थाओं में 5 संस्थाओं के, चाहे गूगल हो चाहे कोई भी हो,
इसके सीईओ इंडियंस है। ये हमारे ब्रेन का टैलेंट है, ठीक है। तो टैलेंट के मामले में हम कभी कम नहीं होते हैं। आप टैलेंट के बारे में हम क्या बताएं। आप गांव में देखो, जानवरों का इलाज करने वाला अनपढ़ व्यक्ति होता है ना। आपके ट्रैक्टर और बाइक का जो मिस्त्री होता है वो अनपढ़ होता है, और जो इंजीनियर ट्रैक्टर नहीं ठीक करते वो गांव का मिस्त्री जुगाड़ लगा के ठीक कर देता है ना। क्योंकि पूरी दुनिया में जुगाड़ टेक्नोलॉजी केवल इंडिया में ही होती है। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। इनो कंपनी ने कभी सोचा था कि गैस की दवाई से हम कुछ और करेंगे, और हमारी महिलाओं ने क्या कर दिया इनो से, देखा ना। स्कूटर को कभी स्कूटर कंपनी नहीं सोची होगी कि 45 डिग्री पर घुमा के मोड़ के फिर खड़ा करके किक मारो तो स्टार्ट हो जाएगा, कभी नहीं सोचा होगा उन्होंने। तो ये सब इजाद कौन किया? इंडियन माइंड, ठीक है। अब ये तो हो गई थोड़ी सी हिस्ट्री। अब थोड़ा सा इनके संस्थाओं के बारे में भी जान लेते हैं। ठीक, भारतीय अंतरिक्ष का सांगठनिक ढांचा, यानी इसके जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। कभी मैंने बताया था प्रधानमंत्री। अब इन प्रधानमंत्री के नीचे कौन काम करता है? अंतरिक्ष आयोग। अंतरिक्ष आयोग, फिर उसके बाद अंतरिक्ष विभाग, ठीक। अब ये जो अंतरिक्ष विभाग होता है ये 5 संस्थाओं को गवर्न करता है, 5 संस्थाओं को कंट्रोल करता है, ठीक है। पहली संस्था है आपका NNRMA। NNRMA पूरा नाम है इसका नेशनल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एजेंसी। नेशनल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एजेंसी, बेंगलोर में। दूसरी संस्था है NRSA। NRSA नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी। तीसरी संस्था है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बेंगलोर में है ये। और जो दूसरा था NRSA, ये हैदराबाद में। चौथी संस्था है आपका PRL, PRL फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद में है। पांचवी संस्था है आपका NSRF। NSRF नेशनल स्ट्रेटोस्फीयर, नेशनल स्ट्रेटोस्फीयर रडार फैसिलिटी। नेशनल स्ट्रेटोस्फीयर रडार फैसिलिटी ये है आपके तिरुपति में, ठीक है।
ये 5 संस्थाएं हैं जो अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत क्या करती हैं, कार्य करती है। ठीक है, इसमें हमको किसी को नहीं पढ़ना है, जानना है सिर्फ किसको, इसरो के बारे में। ठीक है, तो इसरो की स्थापना कब हुई, 1969 में। ठीक है, इसरो कब इस्टेब्लिश हुआ, 1969 में। इसका हेड ऑफिस कहां है, बेंगलोर। ठीक है, इसरो क्या करता है, इसरो अपने NNRMA ये आपके बेंगलोर में है, समझिए। अब जो इसरो होता है, ये इसरो 1969 में हेड ऑफिस बेंगलोर, तो इसरो की बहुत सारी इकाइयां हैं, इसकी और सारी उप संस्थाएं हैं जो साथ मिलकर काम करती हैं और भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को आगे ले जाने का कार्य करती हैं। और इस इसरो में हेल्प करने का कार्य ये सब संस्थाएं कार्य करती हैं। और इन सब संस्थाओं के भी हेड कौन होते हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो अब जो इसरो है 1969 से लेकर अब तक इसरो के द्वारा बहुत सारे अभियानों को संचालित किया गया है। और इस इसरो का जो अंतिम अभियान था वो 7 नवंबर 2020 को था। लास्ट इसका अभियान था 7 नवंबर 2020। कौन सा अभियान, PSLV C49, और क्या भेजा था, EOS-1 अर्थ ऑब्जर्वेटिंग सैटेलाइट। ठीक, अर्थ ऑब्जर्वेटिंग सैटेलाइट। अब इस इसरो की बहुत सारी शाखाएं हैं और इन बहुत सारी शाखाओं से अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को हेल्प मिलती है। तो पहली शाखा है इसका VSSC, इसरो की हम बात कर रहे हैं, VSSC पूरा नाम लिख लीजिएगा, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ये है आपके केरल में, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर केरल में। ठीक है, उसके आगे 9 तो लिख लीजिएगा, यहां पर प्रक्षेपण यानों का निर्माण किया जाता है। यहां पर प्रक्षेपण यानों का निर्माण किया जाता है। दूसरा सेंटर है SDSC, पूरा नाम है सतीश धवन स्पेस सेंटर। सतीश धवन स्पेस सेंटर यह है आपके श्रीहरिकोटा में, आंध्र प्रदेश। लिख लीजिए, यहां पर प्रक्षेपण यानों का प्रक्षेपण किया जाता है, लॉन्चिंग स्टेशन है ये। प्रक्षेपण यानों को प्रक्षेपित किया जाता है। हो गया। तीसरा संस्था है SHAR, श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज। श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज यहां पर रॉकेट ईंधनों का निर्माण किया जाता है। यहां पर रॉकेट ईंधन का निर्माण किया जाता है। और वहीं पे है आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा में।
चौथा है सेंटर MCF, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी ये आपके कर्नाटक में भी है और मध्य प्रदेश में भी है। मध्य प्रदेश के भोपाल में, कर्नाटक एवं मध्य प्रदेश। इसमें लिखिएगा यहां से या यहां से प्रक्षेपित उपग्रहों पर नियंत्रण रखा जाता है। नेक्स्ट संस्था है सैट, सैटेलाइट एप्लीकेशन सेंटर, सैटेलाइट एप्लीकेशन सेंटर। यह है आपके अहमदाबाद में। यहां से अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, यहां से अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित, यहां से अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से यहां पर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित व्यवस्थाओं का परीक्षण किया जाता है। ठीक, ये आपके अहमदाबाद है। तो ये प्रमुख संस्थाएं हैं, कुल 52 संस्थाएं हैं इसकी, इसरो की, लेकिन ये 4-5 प्रमुख हैं। इसमें आपका जो अभी तक ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन आया है वो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर और श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से ही आया है कि ये कहां पे हैं और क्या काम करती हैं। ठीक है, अब ये जो संस्थाएं हैं इसरो की, यही संस्थाएं मिलकर भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को क्या कर रही हैं, आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हैं। ठीक है, 1972 में जो आपकी अंतरिक्ष विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बना। अब इस डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का जो भी कार्य है, यानी इनका जो भी इनोवेशन होता है, ये सीधे प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं और किसी को रिपोर्ट नहीं करते हैं। इसीलिए आप देखिए भारत के प्रमुख अभियानों को सीधे प्राइम मिनिस्टर घोषणा करता है। 15 अगस्त से देखिए गगनयान को कहा गया, ठीक है, सीधे प्राइम मिनिस्टर इसको करते हैं। और इस संस्था में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार की संभावनाएं लगभग नगण्य होती हैं। वो इसलिए होती हैं क्योंकि इसी संस्था के जो टेक्नीशियन टेक्नोक्रेट होते हैं वो क्या करते हैं, एम बनाते हैं, अपना लक्ष्य बनाते हैं, तो वही लक्ष्य बनाते हैं और वहीं पे वो कार्य करते हैं। और ये सिर्फ प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं, तो किसी भी प्रकार की राजनीतिक या नौकरशाही हस्तक्षेप इसमें नहीं होती है। इस वजह से इन जैसी संस्थाओं में भ्रष्टाचार की संभावनाएं भी नहीं हो पाती, क्योंकि ये राजनीतिक बाधाओं से क्या होता है, मुक्त होता है। दूसरा, इसरो की सफलता का प्रमुख कारण इसकी भौगोलिक स्थिति भी है। जैसा अभी आकाश जी ने पूछा था कि जो हम प्रक्षेपण यान प्रक्षेपित करते हैं, जो आपका प्रोफेसर सतीश धवन स्पेस सेंटर है, तो जब हम, ये हमारी अर्थ है, अर्थ किधर से किधर घूम रही है, वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, पश्चिम से पूर्व की तरफ ही घूमती है ना, कि पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमती है। हाँ, हमको भूगोल नहीं पता है, आप बता दीजिए। वेस्ट से ईस्ट की तरफ ही घूमती है ना, बोलो भाई। अरे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं, हम दिशा पूछ रहे हैं, वेस्ट टू ईस्ट। अच्छा, ये भी बात है।
हाँ, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है तो कितनी स्पीड से घूमती है? आप बोलते हो ना 24 घंटे में अपना एक चक्कर लगा लेती है, तो उसका स्पीड क्या होता है? स्पीड कितनी है? भूगोल पढ़ चुके होगे ना? हाँ, गुड प्रीति जी, 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए, जब ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है और हमारा जो प्रोफेसर सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है, जब हम यहां से कोई सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो ये इस डायरेक्शन में, तो यहां से जब हम लॉन्च करते हैं अपने, तो इसको एक्स्ट्रा फोर्स मिल जाता है पृथ्वी के रोटेशन के कारण। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो इसरो की सफलता में कुछ हद तक जो जिम्मेदार है वो हमारी भौगोलिक स्थिति भी है। ठीक है, अक्सर समुद्र के किनारे स्पेस सेंटर बनाए जाते हैं। रीजन उसका क्या है कि कभी कोई चीज असफल हो जाए तो वो कहां गिरे? आवासीय इलाके में ना गिर के समुद्री इलाके में गिरे। ठीक है, और दूसरा, इसरो की सफलता का एक प्रमुख कारण और भी है, अंतरराष्ट्रीय सहयोग, विशेष तौर से रसिया के द्वारा सहयोग। अभी हम आपको जब क्रायोजेनिक इंजन बताएंगे तब हम उसमें बताएंगे कि रसिया का कितना अहम योगदान है। एक संस्था है जिसको हम बोलते हैं MTCR, मिसाइल्स कंट्रोल रिजिम। ठीक है, मिसाइल्स टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, भारत इसका सदस्य नहीं था, बट 2016 में भारत इसका सदस्य बन गया। तो जो इसका सदस्य नहीं था उसको किसी भी प्रकार की मिसाइल्स तकनीकी को देना इसमें बैन किया गया है। भारत क्या था, GSLV के विकास के लिए क्रायोजेनिक इंजन लेता था रसिया से, और क्रायोजेनिक इंजन हम बना भी नहीं पाए थे। 2014 में हमने क्रायोजेनिक इंजन बनाया APJ कलाम के सहयोग से। तो उसके पहले हम रसिया से लेते थे, लेकिन अमेरिकी प्रेशर के कारण रसिया ने हमको क्रायोजेनिक इंजन देने से मना कर दिया। न तकनीकी दिया, न इंजन दिया। और अमेरिका के दबाव के कारण जब रसिया ने मना किया, उसके बावजूद उसने हमको 5 क्रायोजेनिक इंजन दे दिया। इसीलिए हथियारों के व्यापारिक सहयोग में रसिया हमारा सबसे बड़ा साझेदार है। ठीक, अब क्रायोजेनिक इंजन आ गया, हमने अपना क्या बोलता है स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बनाया। अभी अब परसों की न्यूज में बता रहा हूं आपको, एक और हाई क्वालिटी का क्रायोजेनिक इंजन बनकर तैयार हो गया, जो कि रसिया की तुलना में बहुत बेटर है। ठीक है ना, और जब आप सुनते हो कि कभी न्यूज में सुनते थे ना कि कलाम जी 8-8 घंटे 9-9 घंटे लैब में खड़े होकर एक्सपेरिमेंट करते थे, तो उसी क्रायोजेनिक इंजन पे वो करते थे। कलाम जी किसी भी चीज को ना बड़े दिल पे ले लेते थे। क्रायोजेनिक इंजन बना किया तो उन्होंने ठान लिया कि हम क्रायोजेनिक इंजन बनाएंगे, और ऐसे ही नेविगेशन सिस्टम के लिए हुआ था। कारगिल वार के समय जब अमेरिका ने हमको लोकेशन देने से मना कर दिया था, पहाड़ के उस पार का नेविगेशन देने से मना कर दिया, क्योंकि अगर हमको एक्चुअली मिल गई होती लोकेशन तो हमको पहाड़ पे नहीं चढ़ना पड़ता। उसके बावजूद भारतीय सैनिक सिगरेट पी पी के, चॉकलेट खा खा के पहाड़ पे गए, मारे और फिर वापस भी आ गए, है ना। तो ये इंडियन सैनिक का मुद्दा है, और पाकिस्तान आज तक नहीं कहता है कि हम उसमें हार गए, वो हो गए वगैरह वगैरह। तो उसकी पुरानी आदत है, कुत्ते की दुम कभी टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, सीधी नहीं होती है। और पाकिस्तान का भी नक्शा देख लो तो वैसे ही दिखता है। आप कभी इसके नक्शे को गौर से देखोगे ना तो वैसे ही दिखेगा। उसी समय कलाम जी ने तय किया था कि हम अपना नेविगेशन सिस्टम खुद बनाएंगे, और आज बन के तैयार। आज हमारा नेविगेशन सिस्टम स्टैब्लिश है, और ये जीपीएस का टक्कर लेने वाला नेविगेशन सिस्टम है। कहीं से भी ये वीक नहीं है जीपीएस से, और जीपीएस से भी बेटर है। आप देखो ना, मोबाइल पे जीपीएस इस्तेमाल करते हो, आप रोड के इस किनारे खड़े हो और ओला कैब वाला के कहता है, उबर वाला, कि सर हम आपके लोकेशन पे है, लेकिन पता चलता है कि वो नालायक रोड के उस पार। तो 10 से 15 मीटर की एक्यूरेसी उसमें भी रहती है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो IRNSS की एक्यूरेसी है वो मात्र 1 मीटर है, मात्र 1 मीटर है, और सेना के लिए 0.1 मीटर है। ठीक है, तो ये नेविगेशन में आएगा तो फिर हम आपको बताएंगे।
अब ये जो हमारा इंडियन स्पेस प्रोग्राम है, ठीक है, अब ये जो इंडियन स्पेस प्रोग्राम है, पहले ये केवल निवेश का माध्यम था, लेकिन वर्तमान में हमारी इसरो ने इसको आय का माध्यम बना लिया है। और आय का माध्यम कैसे बनाया है कि विदेशी सैटेलाइट को हम प्रक्षेपित करके पैसे कमा रहे हैं, विदेशों को उनके देश का नक्शा प्रोवाइड करके मौसम संबंधी जानकारी देके हम उनको पैसे कमा रहे हैं, और इसरो में व्यापारिक सहयोग के लिए एक संस्था का गठन किया गया जिसका नाम है एंट्रिक्स, अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और 2019 में एक और संस्था का गठन किया गया ताकि इसमें प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व हो, उसका नाम है NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। और इसी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के अनुबंध के तहत 7 नवंबर 2020 को जो 10 सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे, उसमें से 9 विदेशी सैटेलाइट थे। तो उनका कॉन्ट्रैक्ट किससे था? NSIL से, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड से। और अगर हम इसके डाटा पे जाएं तो पिछले 3 वर्षों में एंट्रिक्स ने 239 विदेशी उपग्रहों को प्रक्षेपित कर 6,289 करोड़ रुपए का आय अर्जित किया है। ठीक है, ग्लोबल मार्केट में जो हमारी हिस्सेदारी है वह 335.5 अरब डॉलर की है। ठीक है, और दूसरी बात सुनिए, जीडीपी में हमारा योगदान 0.34% का कम है, लेकिन है। जो हमारी जीडीपी है, हमारी जीडीपी में इसरो की जो हिस्सेदारी है वह है 0.34%। अगर हम वैसे परसेंटेज में देखें तो ग्लोबल मार्केट में हमारी हिस्सेदारी 6% है। सबसे ज्यादा अकेले हिस्सेदारी नासा की है, 41%। तो कहीं ना कहीं से आज जो है इसरो जो है निवेश के साथ साथ आजकल आय का भी माध्यम क्या है, बना हुआ। ठीक, तो ये सब आपके इसरो के कहानियां हैं, ये सब किस्से हैं जो आपको अचंभित करती हैं। ठीक है ना, तो ये तो आपका बेसिक इंफॉर्मेशन और इंस्टीट्यूट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलेंगे जिसको हम बोलते हैं सैटेलाइट ऑर्बिट। उपग्रह कक्षा है ना, एवं उसके, अब इसमें 4 प्रकार की हम ऑर्बिट को पढ़ेंगे। पहला है आपका पोलर ऑर्बिट, दूसरा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, तीसरा जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, और 5वां है आपका सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। ये 4 ऑर्बिट हैं। ठीक है, इन 4 ऑर्बिट को हमको क्या करना है, स्टडी करना है। ऑर्बिट क्या होते हैं, इनके गुण क्या है। अरे भाई, हाँ नंबर गलत है तो 4 लिख लो ना आप, ये तो ह्यूमन एरर है, हो जाता है कभी कभी। गलतियां किससे नहीं होती, हम भगवान थोड़ी है कि हमसे गलती नहीं होगी। गलतियां हमसे भी होती है, गलतियां आपसे भी होती हैं। कुछ गलतियां अच्छी होती हैं, जैसे दाग अच्छे होते हैं, है ना? हाँ, अब क्योंकि ऑर्बिट में लगेगा टाइम, लेकिन फिर भी एक हम आपको सरसरी तौर पे बता दें। देखो, हमारी ये पृथ्वी है, ये है पोल और ये है इक्वेटर। ठीक है, अब कोई बात नहीं।
अब ये होता है पोल और ये होता है हमारा इक्वेटर, ठीक है ना। तो कोई सैटेलाइट अगर पोल टू पोल मूव करे, जैसे सपोज दैट ये आप देखिए, ये चौकोर है, ये गोल नहीं है, ये गोल है, सही, ठीक है। अब आप इसको इमेजिन कीजिए, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। अब ये कौन सा होगा लाइन, ये ध्रुवीय कक्ष पोल है, ठीक है। और ये क्या होगा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर। तो कोई सैटेलाइट अगर पोल टू पोल घूमे, ऊंचाई हमको भी नहीं डिफाइन करनी है, सिर्फ पोल टू पोल घूमे, तो ये कौन सी कक्षा होगी, पोलर ऑर्बिट, ध्रुवीय कक्षा, ठीक है। और अगर कोई सैटेलाइट यहां इक्वेटर पे स्थित हो, तो इक्वेटर पे स्थित होगी तो ये ऐसे घूमेगी इक्वेटर के लंब यू, तो ये ऑर्बिट कहलाएगी भूस्थितिकी कक्षा या जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। और पोल टू पोल के अगर घूमेगी तो ये क्या कहलाएगी, पोलर ऑर्बिट। दो ऑर्बिट क्लियर, ठीक है। इसके गुण भी होते हैं, वो गुण की हम चर्चा बाद में करेंगे। अब देखिए, ये पोल टू पोल अगर कोई सैटेलाइट मूव कर रही है, एग्जैक्टली पोल के ऊपर ही है, उसको हम बोलते हैं पोलर ऑर्बिट। अगर कोई सैटेलाइट इक्वेटर के अलोंग मूव कर रही है, तो इसको हम बोलते हैं भूस्थितिकी कक्षा। इसकी त्रिज्या क्या था, क्लियर। अब देखिए, तीसरा है आपका जियोसिंक्रोनस। तो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होता है, ये देखिए, ये सैटेलाइट एग्जैक्टली इक्वेटर पे है, भूमध्य रेखा पे है, लेकिन अगर कोई उपग्रह भूमध्य रेखा से थोड़ा सा एंगल चेंज करते हुए या तो यहां कहीं पे भी, अगर भूमध्य रेखा पे है तो एग्जैक्टली 0 डिग्री पे है, भूमध्य रेखा के साथ लगते हुए, लेकिन अगर कोई उपग्रह भूमध्य रेखा से थोड़ा सा एंगल बढ़ा दे या इधर थोड़ा सा एंगल घटा दे, तो अब देखिए, अब इनका मूवमेंट ऐसे होगा, ठीक। अगर हम इसकी बात करें तो इनका मूवमेंट कैसे होगा, इस टाइप का होगा। तो अब ये ऑर्बिट क्या कहलाएंगे, जियोसिंक्रोनस। क्या कहलाएंगे, जियोसिंक्रोनस। दूसरी चौथी ऑर्बिट सन सिंक्रोनस, ये हमारी पोलर ऑर्बिट है। अब ये एग्जैक्टली कहां पे है, देखो, इक्वेटर से बिल्कुल 90 डिग्री पे मिलते हुए है। अब अगर किसी सैटेलाइट को हम पोल से थोड़ा सा चेंज कर दें, या तो यहां स्टैब्लिश कर दे या तो यहां स्टैब्लिश कर दे, तो अब ये सैटेलाइट कैसे घूमेगी, यू, ऐसे। ये कैसे जाएगी, यू। तो ये ऑर्बिट क्या कहलाएगी आपकी, सन सिंक्रोनस, ठीक। बस इतना ही जानना, और कुछ मत जानना, और ज्यादा घुसोगे टर्मिनोलॉजी में तो प्रॉब्लम होने लगेगी, है ना। बस इतना समझना, पोल से पोल के अलोंग घूमेगी तो पोलर ऑर्बिट, इक्वेटर के अलोंग घूमेगी तो जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। अगर पोल से थोड़ा सा एंगल चेंज कर दे हम, जैसे यहां पे 90 है ना, अगर 90 से कम कर दे या 90 से ज्यादा कर दे, तो ये ऑर्बिट कहलाएगी सन सिंक्रोनस। और 0 से थोड़ा सा बढ़ा दे या 0 से थोड़ा सा इधर घटा दे, तो वो ऑर्बिट कहलाएगी आपकी जियोसिंक्रोनस, ठीक है। बस इतना ही जानना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, आपका सारा काम इसी से हो जाएगा। ठीक है ना, हाँ, वंस अगेन, ठीक है, फिर मैं बता दे रहा हूं आपको। देखो, पोल से ऐसे समझो आप, यूं देखो, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है ना, ये पोलर ऑर्बिट है। अगर कोई सैटेलाइट ऐसे मूव कर रही है तो ये पोलर ऑर्बिट, ठीक है। अगर ये सैटेलाइट इक्वेटर के अलोंग मूव कर रही है ऐसे, तो ये क्या होगी, जियोस्टेशनरी। तो पोलर ऑर्बिट क्या है, एग्जैक्ट पोल पे है ना, ये एग्जैक्ट पोल पे है। अगर हम इसी सैटेलाइट को यहां कर दें, स्टैब्लिश कर दें, ठीक है, या हम यहां कर दें, तो अब इस सैटेलाइट का मूवमेंट देखो ऐसे होगा, ठीक है। तो ये ऑर्बिट क्या कहलाएगी, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट कहलाएगी, ठीक। सन सिंक्रोनस इसलिए बोलते हैं कि ये सन के अलोंग स्थिर रहती है, वो हम अभी बाद में चर्चा करेंगे। अब जियोस्टेशनरी ऑर्बिट क्या है, एग्जैक्टली इक्वेटर पे है। अगर इसको हम थोड़ा सा एंगल बढ़ा दें या इक्वेटर लाइन से थोड़ी सी एंगल घटा दें, तो अब इसका मूवमेंट देखो ऐसे होगा,
ठीक, ये है ना, अब ये ऐसे जाए, ठीक, तब हम इसको बोलते हैं जियो सिंक्रोनस। ठीक है, तो सन सिंक्रोनस क्या होता है, पोल से थोड़ा सा एंगल डिफरेंट होता है, ठीक है, और जियो सिंक्रोनस क्या होती है, इक्वेटर लाइन से थोड़ी सी एंगल चेंज होती है, ठीक है, और जब एंगल चेंज होता है तो पृथ्वी का जो कवरेज है वो भी क्या जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है ना, ग्लोब है नहीं तो और भी हो जाता है आपका, हाँ, अपने पाथ से विचलन, बिल्कुल, एंगल चेंज हो गया। अब मान लो जैसे आप ये देख रहे हो ना, ये हमारी पृथ्वी है, तो इक्वेटर के अलोंग अगर घूमेगी तो इक्वेटर पे जितने देश हैं उसी को तो वो कवर करेगी ना, लेकिन अगर हम एंगल चेंज कर देंगे तो और देशों को वो कवर कर लेगी, ठीक है, ठीक उसी तरीके से पोल का भी होता है। अब पोलर ऑर्बिट में कौन से सैटेलाइट क्या गुण, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में कौन से सैटेलाइट क्या गुण, सबके अपने फीचर होते हैं, ऑर्बिट के अपने फीचर होते हैं, क्यों वहां पे स्टैब्लिश किया जाता है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट दूर क्यों होती है, पोलर ऑर्बिट नजदीक क्यों होती है, इसकी चर्चा हम लोग मंडे को करेंगे, ठीक है, मंडे को फिर हम लोग और इसमें डिटेल में देख लेंगे, ठीक है, बट इतना याद रखे रहना, पोलर ऑर्बिट से थोड़ा सा चेंज होकर सन सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट से थोड़ा सा चेंज होकर जियो सिंक्रोनस, ठीक। मिल जाएगी, अभी तैयार कर रहा हूं, पीडीएफ नहीं दीजिए, बन जाने दो, टाइम लगता है लिखने में थोड़ा। अभी 3-4 दिन लग जाएंगे चांद पर जाने में। चांद पर जब चाहे तब चले जाओ, टक्कर की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब सही ढंग से इसका कैलकुलेशन नहीं हो पाता है, इसीलिए जब कोई सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है तो उसका एंगल और उसका एक्सप्लोरेशन सब देख कर किया जाता है, कहीं इनमें टक्कर की स्थिति न उत्पन्न हो जाए। कभी कभी क्या होता है कि सैटेलाइट को जो मूव कराया जाता है स्पीड में अगर अंतर आ जाती है तो किसी दूसरे सैटेलाइट से वो जाती है, टकरा जाती है, कई रीजन होते हैं सैटेलाइट, बट अमूमन 99% टक्कर नहीं होता, कैलकुलेशन होता है, ये इतना स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन होता है। जाहिर सी बात है, ननिहाल में जाओगे तो मामा जी तो रख ही लेंगे। न्यूट्रिशन डाइजेस्टिव सिस्टम का नोट्स आपको संडे तक मिल जाएगा, न्यूट्रिशन का भेज चुका हूं ना, न्यूट्रिशन का, डाइजेस्टिव सिस्टम बचा होगा, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन विटामिन ये भेज चुका हूं। और सारे टॉपिक इंटरेस्टिंग है, आपका स्पेस है, डिफेंस है, न्यूक्लियर एनर्जी है। हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम का भी भेजा ही नहीं हो तो मिलेगा कहां से, भेज दूंगा, थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है ना, एक्चुअली मेंस का एग्जाम होने वाला है तो थोड़ा सा उसमें व्यस्तता रहती है, कॉपी वॉपी चेक करना वगैरह। अब कल ऑफ है, कल बैठ के मैं बना दूंगा, मैं आपको भेज दूंगा। न्यूट्रिशन का मुझे याद उम्मीद है मैंने भेज दिया है,
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मैंने भेज दिया है। मिल जाएगा, जो नहीं मिला है। उपग्रह प्रक्षेपण यान रॉकेट को बोलते हैं रितु जी। हाँ, पोलर ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट सबका डिस्टेंस अलग अलग होता है, क्योंकि सबके कार्य अलग अलग होते हैं। रॉकेट को ही प्रक्षेपण यान बोलते हैं, मतलब ऐसी वस्तु जो उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जाती है, दैट इज कॉल्ड प्रक्षेपण यान। हाँ, प्रोफेसर लाल जी सिंह की डेथ यूनिवर्सिटी है। और प्रोफेसर लाल जी सिंह जो हैं, ये बहुत ही सिंपल इंसान थे। हम लोगों को बीएचयू में एक बार इनका व्याख्यान सुनने को मिला था, और जब ये आए थे व्याख्यान देने, अपना बायोटेक पे दे रहे थे, तो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जहां पे हम लोग बैठे थे, ये हम ही लोगों के बीच बैठे थे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब मैंने इनको पहली बार गैलरी में टहलते हुए देखा था, तो हमको पता ही नहीं कि ये लाल जी सिंह है। हमको लगा कि कोई सिंपल कर्मचारी होगा यहाँ पे। बिल्कुल सादे वेशभूषा में रहते थे, धोती कुर्ता पहन के आए थे अपना वही स्पीच देने। तो ऐसी महान विभूतियां थी। जैसे एपीजे कलाम एक बार अपने स्पेस सेंटर जा रहे थे, तो वहां पे कोई नया नया प्यून था, उसकी नौकरी नई नई लगी थी, दूसरा ही दिन था उसको, और उसने एपीजे कलाम को जाने से मना कर दिया था, क्योंकि अपना कार्ड भूल गए थे कलाम जी। आई कार्ड अपना भूल गए थे, उनको अंदर ही जाने से रोक दिया उसने। लोग बोलते रह गए कि नहीं, कलाम जी कहे मैं नहीं मानूंगा जब तक आई कार्ड नहीं दिखाएंगे। तो अंत में कलाम जी ने अपने घर से आई कार्ड मंगाया, उसको दिखाया। फिर बाद में जब वो शाम को जाने लगे तो उसको पुरस्कृत भी किए कलाम जी। तो ऐसी विभूतियां हमारे देश की हैं, नाम लेने से ही सीना चौड़ा हो जाता है। और आप लोगों से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि उनकी जो किताब है अग्नि की उड़ान, आप लोग जरूर एक बार पढ़िएगा, ठीक है ना। साइंस से नहीं, उसमें बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी जो आपकी स्टडी में बहुत हेल्प करेगी, आपके मोटिवेशन को बहुत तेज बढ़ाएंगी। और ये जो मीडिया में आके मोटिवेशनल स्पीच देते हैं ना, ये खाली 10 मिनट आपके दिमाग में रहता है, स्पीच खत्म, आपके दिमाग से भी वो खत्म। ठीक है, चलिए कल हम लोग सेम टाइम पे मिलते हैं। थैंक यू। इनकास्पर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की शुरुआत मानी जाती है, ठीक है ना। उसमें रूपरेखा तय किया गया था कि हम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को कैसे बढ़ाएंगे, इसमें क्या क्या काम करेंगे, ठीक है। फिर उसी को ऑर्गेनाइज करके उसी को पुनर्गठित कर दिया गया और एक नया नाम दे दिया गया, इसरो। बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री बनी है। ठीक, चलिए हम लोग कल मिलते हैं। थैंक यू।